जम्मू कश्मीर बैंक के 4 रिटायर्ड ओहदेदार, जिनमें से अभी भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में ये गुजारिश की कि हमें FIR नंबर 14/2019 से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो मुआहदा जम्मू कश्मीर बैंक का हुआ, जो एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर बैंक का हुआ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं और हमने बिल्कुल वही किया जिसकी कानून हमको इजाज़त देता था। हमने कहीं कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने नॉर्म्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हमें इससे बरी कर दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने उनके दलाइल सुने और उनके दलाइल सुनने के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा अभी नहीं हो सकता। पड़ताल जब तक मुकम्मल नहीं होती और पड़ताल के मुकम्मल होने के बाद जब साफ तौर पर ये नहीं पता चलता कि आप के ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, तब तक आपको इस मामले से बाहर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। ये मैंने आपको बिल्कुल मुख्तसर तफसील दे दी कि मामला क्या है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक FIR 14/2019 दर्ज की। इल्ज़ाम FIR में क्या है? इल्ज़ाम FIR में यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने इंश्योरेंस की एक डील इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ नॉर्म्स को वायलेट करते हुए की और करने की वजह ये ताकि एक करीबी रिश्तेदार जो जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद निंगड़ू के रिश्तेदार हैं, उनको फायदा हो। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक ने एक एग्रीमेंट इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ 12 फरवरी 2019 को इसलिए किया ताकि एक शख्स जिसका नाम आसिफ मंजूर बेग है, जो दामाद हैं पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद निंगड़ू की बहन के, ताकि उनको इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में उनकी मुलाजमत पक्की हो। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि एग्रीमेंट करने से पहले जम्मू कश्मीर बैंक और इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, आसिफ मंजूर बेग बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में डिप्टी मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे और उनका पैकेज था 8.75 लाख रुपया सालाना। उसके बाद आगे ACB कहता है कि बेग ने अनड्यू फेवर और माली तौर पर उनको कोई फायदा हो, उन्होंने एक साजिश रची उस समय के जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद निंगड़ू के साथ, और साजिश रचने के बाद इन्होंने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 13 फरवरी 2019 को इस्तीफा दिया। और इस्तीफा किस दिन दिया? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ जम्मू कश्मीर बैंक और इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और इनका सैलरी पैकेज तय हुआ 19,28,886 रुपये, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है इनके पुराने पैकेज से। FIR के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि इसके बाद इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आसिफ मंजूर बेग की मुलाजमत पक्की हुई। और आगे वो ये कहते हैं कि जिस समय इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करने की बारी आई तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस कंपनी को ज़्यादा नंबर दिए गए ताकि इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो, और इस एग्रीमेंट के नतीजे में आसिफ मंजूर बेग जो करीबी रिश्तेदार थे परवेज अहमद निंगड़ू के, जो उस समय चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर बैंक के, उनको मुलाजमत मिले। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह भी कहा कि उससे पहले ऑलरेडी एक एग्रीमेंट था जम्मू कश्मीर बैंक का बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ 2002 से। और आगे वो ये कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर बैंक ने इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया तो जो कमीशन जम्मू कश्मीर बैंक को पहले क्वार्टर का 2019-20 के पहले क्वार्टर का आया वो लगभग 71 लाख रुपया कम था। आरोप यह भी लगा है कि उस समय के चेयरमैन परवेज अहमद निंगड़ू ने वीरेंद्र सिन्हा MD इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ये साजिश रची ताकि वो अपने रिश्तेदार आसिफ मंजूर बेग को इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एक मोटी रकम पर मुलाजिम करवा सकें। अब इस सब की बुनियाद पर
कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो लगे जम्मू कश्मीर बैंक में। जाहिर सी बात है परवेज़ अहमद नेंगड़ू तो इसमें एक्यूज हैं ही हैं, वीरेंद्र सिन्हा जो एमडी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, बेनिफिशियरी आसिफ मंजूर बेग हैं और उसके अलावा कई और लोग हैं। और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी पड़ताल शुरू हो गई। पड़ताल के बाद 4 लोग, जिन लोगों ने ये पिटिशन की थी, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एचआरडी सीपीओ जम्मू कश्मीर बैंक के 2018-19 में, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर बैंक के मार्च 2018 और मई 2019 के बीच में थे, और तीसरे प्रेसिडेंट जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर बैंक के 2018-19 में थे, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट लॉ जो जम्मू कश्मीर बैंक के थे। इन सब को भी इस एफआईआर में उनका नाम भी है, यानी उनके खिलाफ भी ये पड़ताल चल रही है। अब जाहिर सी बात है इन 4 लोगों ने इस एफआईआर को चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद इन्होंने भी अपने दलाइल कोर्ट के सामने रखे। दलाइल देते हुए उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक ने IRDA से परमिशन ली और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया कि हम अलग अलग कंपनीज को एंगेज करेंगे ताकि जो हमसे लोन लेते हैं उनको इंश्योरेंस का फायदा मिले। साल 2002 में पहली बार बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बैंक ने एंगेज किया, और उसके बाद तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैंक और लोनीज के बीच में होती थी उसे बजाज अलायंस का इंश्योरेंस कवर मिलता था। इंश्योरेंस कंपनी को बैंक को कमीशन देना था, क्योंकि बैंक क्या कर रहा था, वो बिजनेस दे रहा था इन्हें। उसके बाद साल 2015 में एक अमेंडमेंट होता है, जिस अमेंडमेंट में बैंक को ये इजाज़त मिलती है कि आप एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को एंगेज कर सकते हैं। सितंबर 2018 में बैंक ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और कंपनीज को एंगेज करने के लिए कि हम कस्टमर्स को इंश्योरेंस दे सकें, उसके लिए बेसिकली बैंक ने क्या किया, बैंक ने इंटीमेशंस नेशनल डेलीज में इशू किए और कहा कि आप अपना RFP दीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि 10 RFP के डॉक्यूमेंट्स आए, जिसमें एक डॉक्यूमेंट इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी था। उन्होंने कहा, फिर बैंक ने एक कमेटी 18 सितंबर 2019 को कॉन्स्टिट्यूट की ताकि बिड्स को ओपन किया जाए, और बिड्स को ओपन करने के बाद RFP पर जो बिडर्स ने RFP दिए थे उस पर पॉइंट्स दिए गए, और जो 7 बिडर थे उन्होंने 50 पॉइंट लिए 65 में से। उसके बाद उन तमाम को 24 अक्टूबर 2018 को प्रेजेंटेशन के लिए कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बुलाया गया। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पहुंचकर 85.67 पॉइंट 100 में से लिए, और ये हाईएस्ट थे ये तमाम में से। और उसके बाद कमेटी ने यह भी नोटिस किया कि 7 कंपनियों में से 3 कंपनियों के साथ बैंक के नाम जुड़े हुए हैं, इसलिए कमेटी को यह लगा कि अगर हमने इनके साथ इंश्योरेंस किया तो इन बैंक्स को हमारे कस्टमर डाटाबेस की खबर हो जाएगी, इसलिए हमने इनको कंसिडर नहीं किया। वो थे ICICI, HDFC बैंक और SBI। उसके बाद उन्होंने क्या, तमाम असेसमेंट्स करने के बाद कमेटी ने रिक्वेस्ट की चेयरमैन को कि आप बोर्ड इसको अप्रूव करेगा, आप उससे पहले सैंक्शन दे दीजिए फॉर जनरल इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद ये अप्रूव किया इसको बोर्ड ने 17 दिसंबर 2018 को, और उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है J&K बैंक और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में 12 फरवरी 2019 को। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बाधित किया गया था कि आपके साथ हमारा एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन आप इंश्योरेंस केवल श्रीनगर और अनंतनाग में देंगे और कहीं पर नहीं देंगे। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के पास पूरा जम्मू कश्मीर है, लेकिन अनंतनाग और श्रीनगर के 2 जिले जो हैं ये दिए गए इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। और उसके बाद जो नुकसान को लेकर बात कही गई थी, उस नुकसान पर भी एतराज जताया उन्होंने, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई लेना देना आसिफ मंजूर बेग के साथ नहीं है, और उन्हें इस एफआईआर का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए था। इस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि जब हमने पड़ताल की, पता ये चला 4 मेंबर की कमेटी के बनाने के बावजूद जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद नेंगड़ू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के वक्त उस मीटिंग में मौजूद थे, उस कमेटी की मीटिंग के दौरान मौजूद थे। और पड़ताल के दौरान ये भी सामने आया है कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस थी उन्हें एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने इवैल्यूएट किया था, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अनड्यू फेवर किया है जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन ने। कमेटी ने 28.50 पॉइंट जो है
वो जनरल इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिए और बाकी कंपनियों को कम पॉइंट्स दिए गए। और ये भी कहा गया कि जो चेयरमैन हैं बैंक के, उन्होंने कोई बाहर का कंसल्टेंट बिड्स को इवैल्यूएट करने के लिए एंगेज नहीं किया। यह भी कहा गया कि एसबीआई को, एचडीएफसी को, आईसीआईसी को डिसफेवर करके ये कहकर कि जनाब ये तो जम्मू एसबीआई के हैं, एचडीएफसी के हैं, इससे हमारा कस्टमर डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज होगा। उन्होंने कहा इससे साफ तौर पर लगता है कि ये इन इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ थे, बायस था। और यह भी कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बगैर ही इस इंश्योरेंस कंपनी को एंगेज किया गया, क्योंकि फैसला चेयरमैन ले चुके थे और ये खुद भी उन्होंने इसमें माना है। और पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि चेयरमैन ने जो सबसे दो ल्यूक्रेटिव जोन थे, जहां सबसे ज्यादा बिजनेस है जम्मू कश्मीर बैंक का, कश्मीर का सेंट्रल 1, कश्मीर का साउथ 2, यानी श्रीनगर और अनंतनाग, ये दो जिले इस कंपनी को दिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था कि इंश्योरेंस की चॉइस है, कस्टमर खुद तय करेगा उनको इंश्योरेंस किससे कराना है। आपने वो चॉइस ही कस्टमर से छीन ली। और ये भी कहा गया कि पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि एक एमओयू एग्जीक्यूट हुआ जेके बैंक और इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में 12 फरवरी 2019 को। उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंश्योरेंस कंपनी के, उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद नेंगड़ू के करीबी रिश्तेदार आसिफ मंजूर बेग को 13 फरवरी 2019 को इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजमत दी। यानी 12 को आप एग्रीमेंट करते हैं, 13 को मुलाजमत मिलती है। और जब मार्च 2019 में वो डिप्टी मैनेजर थे, उनकी तनख्वाह थी 66,819 रुपया फी महीना, और थोड़े ही महीनों के बाद उनकी तनख्वाह हो गई 19.28 लाख। और ये भी कहा गया है कि जब पड़ताल हुई तो पता चला कि आसिफ मंजूर बेग जो हैं वो परवेज अहमद नेंगड़ू के करीबी रिश्तेदार हैं। पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि अरुण मेहरोत्रा जो वाइस प्रेसिडेंट थे इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्टिन्यूसली एसोसिएटेड थे। और ये भी कहा गया कि वो इंटरव्यू पैनल जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आसिफ मंजूर बेग की सिलेक्शन के लिए, उसमें भी शामिल थे। और ये भी एसीबी ने कहा है कि आसिफ मंजूर बेग को इंश्योरेंस कंपनी में स्पेशल केस के तौर पर अपॉइंट किया गया और अरुण मेहरोत्रा की परसिस्टेंट डिमांड पर उनको बहुत मोटा पैकेज दिया गया, कोर्ट ने ये कहा। और उसके बाद कोर्ट ने कहा इससे पहले कि जो कंटेंशंस हैं इन तमाम लोगों के हम उन पर जाएं, यहां पर इस बात को आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने कहा यहां पर इस बात पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी पड़ताल मुकम्मल नहीं हुई है। और कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस एक बारी डिस्क्लोज हो गया कुछ एक्यूज के खिलाफ, कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं है कि इस स्टेज पर हम पिटिशनर्स के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसको क्वॉश करें। हम चाहते हैं कि इस मामले में जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो और गहराई के साथ पड़ताल करे, और जब फाइनल रिपोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो फाइल करेगी उससे चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी और वहीं से ये पता चलेगा कि क्या वाकई इन तमाम लोगों ने परवेज अहमद नेंगड़ू के साथ मिलकर कोई साजिश की थी ताकि जो मेन एक्यूज्ड है, जो बेनिफिशियरी है आसिफ मंजूर बेग, उसको फायदा पहुंचे। तो यहां पर कोर्ट ने कहा, जस्टिस संजय धर की कोर्ट ने 15 मई 2026 को ये कहा कि इस स्टेज पर हम इस पिटिशन को डिसमिस करते हैं और हम पिटिशनर्स को ये इजाजत देते हैं कि वो दोबारा से कोर्ट के सामने अपनी अर्जदाश्त लेकर तब आ सकते हैं जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करती है। उस समय वो या उसके बाद वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को इस केस की चार्जशीट से उनको डिस्चार्ज किया जाए, उसके लिए अप्रोच कर सकता है जब इसमें फाइनल रिपोर्ट आएगी। मतलब कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, जस्टिस संजय धर ने, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा जब तक एंटी करप्शन ब्यूरो पड़ताल मुकम्मल नहीं करता तब तक आपको इस मामले से बाहर करना मुमकिन नहीं।